चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फूड चेन। हम पढ़ेंगे आज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फूड चेन। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण आज हम लोग यही पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैं बताया था आपको कि प्रत्येक जीव एक दूसरे जीव का भोजन है। जीवः जीवस्य भोजनम, यानी कि शुरुआत कहाँ से हुई? प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर पौधे हो गए और पौधों से हम भोजन लेते हैं और भोजन लेते हैं तो हमको ऊर्जा मिलता है और फिर हम डिकम्पोज्ड हो जाते हैं जमीन में। यह छोटा चेन हुआ, 2 लेवल का ट्रॉफिक लेवल हुआ ह्यूमन और प्लांट की अगर बात करें तो। लेकिन प्लांट, डियर और लायन ये 3 ट्रॉफिक लेवल का फूड चेन है। इस 3 ट्रॉफिक लेवल में प्लांट जो हो गया तो प्लांट से फिर डियर में भोजन चला गया, यानी कि डियर को ऊर्जा कहां से मिला? प्लांट से मिला। और फिर प्लांट, डियर के बाद किसको मिल गया भोजन? लायन को, शेर को। यानी कि ऊर्जा का ट्रांसफर कहां से हुआ? प्लांट से, और प्लांट से डियर में और डियर से लायन में। लायन फिर डिकम्पोज कर गया, मरने के बाद वो जमीन में चला गया। तो हम कह सकते हैं कि यह 3 ट्रॉपिक लेवल का आहार श्रृंखला है, फूड चेन है। और इसमें ऊर्जा का रूपांतरण प्लांट से ऊर्जा कहां चला गया? डियर में, और डियर से ऊर्जा चला गया लायन में। ऊर्जा क्या है? द कैपेसिटी टू डू वर्क। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि एनर्जी neither be created or nor be destroyed. It can be transformed from one form to other. यानी कि ऊर्जा का ना तो उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही ऊर्जा का नाश हो सकता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, और यही परिवर्तित होता है तो एक में हरासमेंट होता है और दूसरा में इंक्रीजमेंट होता है। तो एक में कमी होता है तो ऐसा लगता है कि ऊर्जा लॉस कर रहा है, और दूसरे में ऊर्जा अगर बढ़ता है तो हम कहते हैं कि ऊर्जा का गेन हो रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। एक में ऊर्जा का नाश हो रहा है और वही ऊर्जा दूसरे में ट्रांसफर होकर के रूपांतरित हो रहा है। यानी कि ऊर्जा का ट्रांसफर इस तरह से होता है। इसमें हमको बताना है कि अल्टीमेट सोर्स, अब पूरे पृथ्वी को अगर कहते हैं, पूरे पृथ्वी नहीं, सोलर मंडल को कह दीजिए कि किससे ऊर्जा मिल रहा है, तो सूर्य से ऊर्जा मिलता है। और सूर्य से ऊर्जा मिल रहा है सन से, तो इस पौधा को कहां से ऊर्जा मिला? सन से। एनर्जी कहां से मिला? सन से। और इस तरह से सन से ऊर्जा मिला। और इस ऊर्जा में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था रेमंड लिंडेमैन। एक साइंटिस्ट थे रेमंड लिंडेमैन। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक फॉर्मूला बताया, उसको
10% फॉर्मूला बोला गया। यह 10% फॉर्मूला बताया। यह 10% फॉर्मूला क्या है? रेमंड लिंडेमैन ने 10% फॉर्मूला दिया। यह 10% क्या फॉर्मूला था? तो पहला फॉर्मूला था कि सन से पौधा को जो मिलता है वो 1% मिलता है। एनर्जी का 1% हिस्सा, जितना हीट एनर्जी सूर्य से निकलता है उसका 1% पौधा में जाता है। लेकिन यहां जो ट्रांसफर होता है वो 10% ट्रांसफर होता है और यहां 10% ट्रांसफर होता है। सपोज अगर 1000 जूल यानी कि 1 किलो जूल अगर सूर्य से ऊर्जा जा रही है पौधा में, तो पौधा के पास कितना परसेंट मिलेगा? 1%, यानी कि 10 जूल हो जाएगा। और 10 जूल से डियर में कितना जाएगा? 10% अगर निकालिएगा तो 1 जूल हो जाएगा। और 1% से लायन में कितना जाएगा? 0.1 जूल हो जाएगा। तो यह 10% ला है और इस 10% ला एनर्जी फ्लो कर रहा है। एक और नाम है, हम प्लांट को कहेंगे प्रोड्यूसर, इसको कहेंगे फर्स्ट कंज्यूमर और इसको कहेंगे, लायन को कहेंगे टॉप कंज्यूमर। और यह सूर्य से प्लांट में आया और प्लांट से डियर में और डियर से लायन में। तो हम कहेंगे कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज रिमेन यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एनर्जी इधर से सन में नहीं जा रहा है, लायन से सूर्य में एनर्जी नहीं जा रहा है। एनर्जी सूर्य से पौधों में, पौधों से डियर में, हर्बीवोरस में, फर्स्ट कंज्यूमर में, और फर्स्ट कंज्यूमर से सेकंड कंज्यूमर में या टॉप कंज्यूमर में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि अगर फर्स्ट स्टेप की बात करें तो ऊर्जा कहां से कहां आता है? सन से प्लांट में। और सेकंड स्टेप की बात करें तो प्लांट से हर्बीवोरस एनिमल, जिसको हम लोग फर्स्ट कंज्यूमर कहते हैं, इसमें। और थर्ड लेवल की अगर बात करें तो फर्स्ट कंज्यूमर से टॉप कंज्यूमर में, लायन में चला जाता है ऊर्जा। और कितना जा रहा है? तो रेमंड लिंडेमैन के अनुसार से 10% ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको बता दिया 10% ला क्या है। अब एक प्रश्न है कि व्हाई, क्या बताए हैं कि व्हाई ट्रांसफर ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल एक ऐसा कार्य करता है कि टॉप कंज्यूमर की संख्या कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? चलिए उसको हम लोग देखते हैं कि टॉप कंज्यूमर जो है उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो आप समझ सकते हैं कि ऊर्जा का ट्रांसफर आप देख सकते हैं। मैंने फर्स्ट स्टेप में बनाया था प्लांट, यह प्लांट है और ये प्लांट क्या है भाई? तो प्रोड्यूसर है। प्लांट प्रोड्यूसर है और प्रोड्यूसर को खा जाता है कौन? हर्बीवोरस। अगर हम डियर की बात करें तो डियर क्या है? हर्बीवोरस है। घास को खा रहा है, इसको हम सेकेंड कंज्यूमर कह सकते हैं। और डियर को कौन खाता है? लायन। इसको हम कहेंगे कि यह कार्निवोरस है। और यह क्या है? टॉप कंज्यूमर है।
बात करो तो लायन को एक डियर खाने से पेट नहीं भरेगा। कितना खाना पड़ेगा? बहुत सारे लायन को, बहुत सारे डियर को इसको खाना पड़ेगा, और यह बहुत डियर को खाएगा तब इसका पेट भरेगा, इसका लाइफ साइकिल चलेगा। तो किसकी संख्या ज्यादा रहना चाहिए, डियर की कि लायन की? एकदम ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि लायन की संख्या कम रहेगा तबे उसकी पेट की भर सकता है। और ऐसा इसलिए होता है कि एनर्जी लेवल, आप जान रहे हैं कि एनर्जी डियर से लायन में कम जाता है, तो एनर्जी को पूरा करने के लिए इसको ज्यादा से ज्यादा डियर को खाना पड़ेगा, हिरन को खाना पड़ेगा, इसलिए लायन की संख्या कम रहती है। अब डियर की बात करो तो डियर प्लांट खाता है। कितना प्लांट खाएगा तो डियर का पेट भरेगा? बहुत सारे प्लांट को खाएगा तब डियर का पेट भरेगा। बहुत सारे प्लांट को खाएगा तब डियर का पेट भरेगा। यानी कि प्लांट में जो ऊर्जा है उससे डियर में ऊर्जा का जो ट्रांसफर हो रहा है वो बहुत लेस अमाउंट में हो रहा है, 10% अमाउंट में हो रहा है, इसलिए डियर को ज्यादा खाना पड़ेगा तब उसको ऊर्जा की पूर्ति होगी। कहने का मतलब कि अगर डियर की संख्या ज्यादा होगी तो उसका पेट नहीं भर पाएगा। इसीलिए जैसे जैसे आप टॉप लेवल की ओर चलते जाओ तो उनकी संख्या घटते चली जाएगी, क्योंकि पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है, पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाता है, इसलिए उनकी संख्या घट जाती है। जैसे अगर मान लीजिए कि 5 लेवल की कोई 5 ट्रॉपिक लेवल का एक फूड श्रृंखला, फूड चेन को देखो, प्लांट्स को कौन खाया? ग्रास हॉपर खाया, और ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा गया, और फ्रॉग को स्नेक खा गया, और स्नेक को ईगल खा गया, या हॉक कह दीजिए। हॉक कितना लेवल हुआ? 1 2 3 4 5 लेवल हो गया। यह जो फूड चेन है यह 5 ट्रॉपिक लेवल का फूड चेन है। अब एनर्जी का ट्रांसफर की अगर बात करो तो एनर्जी पौधा में सबसे ज्यादा है। यहां से एनर्जी ग्रास हॉपर को 10वां हिस्सा मिला, यानी कि मान लीजिए कि अगर यहां 10,000 जूल एनर्जी पौधा के पास है तो इसके पास कितना मिल जाएगा? 1000 जूल ग्रास हॉपर के पास, और फ्रॉग के पास कितना चला जाएगा? 100 जूल चला जाएगा। स्नेक के पास 10 जूल हो जाएगा, हॉक के पास 1 जूल हो जाएगा। अब बताइए कि हॉक अपना भोजन तो बनाता नहीं है, बनाता कौन है? प्लांट। तो भोजन बन रहा है कितना? 10,000 जूल, और 10,000 जूल से भोजन हॉक के पास कितना पहुंच रहा है? 1 जूल। तो भोजन के मतलब ऊर्जा के हिसाब से उसको भोजन बहुत कम मिल रहा है। अब जब भोजन की अवेलेबिलिटी कम है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी संख्या ज्यादा होगा कि कम होगा? एकदम निश्चित है कि उसकी संख्या कम होगी। तो जैसे जैसे टॉप कंज्यूमर की ओर चलते जाइएगा एनर्जी लेवल डाउन करते चला जाएगा, और एनर्जी लेवल जैसे ही डाउन करेगा उनकी संख्या कम हो जाएगी। तो एक ट्रॉपिक लेवल में उनकी संख्या कम होते चली जाती है। अब एक और चीज है, बात है एक्युमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन फूड चेन। अब अगला प्रश्न है कि ऊर्जा तो कम होते जा रहा है, ये ठीक है, ये हम समझ गए कि ऊर्जा जो प्लांट में है, प्रोड्यूसर में है, वह टॉप कंज्यूमर में जाते जाते ऊर्जा बहुत लेस हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंसेज हैं जैसे डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। यह क्या है? एक इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स के रूप में इसका इस्तेमाल हम लोग
डीडीटी को करते हैं। यह पेड़ पौधों पर छिड़का जाता है, डीडीटी का छिड़काव करते हैं इंसेक्टिसाइड्स के रूप में। और यह डीडीटी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि यहाँ जो पौधा था, ये पौधा पर डीडीटी का छिड़काव किया गया। किसका छिड़काव किया गया? डीडीटी का। और इस डीडीटी के छिड़काव से इसका कुछ पार्टिकल जो डीडीटी का इसके ऊपर पहुंचा, यह पार्टिकल मान लीजिए कि इसको कौन खा गया? ग्रास हॉपर खा गया। और एक पौधा से सपोज मान लीजिए कि 5 पार्टिकल्स इसमें चला गया। ग्रास हॉपर में 5 पार्टिकल्स किसका चला गया? डीडीटी का चला गया। अब ग्रास हॉपर को कौन खा गया? फ्रॉग खा गया। फ्रॉग एक ग्रास हॉपर तो नहीं खाएगा, एक ग्रास हॉपर से तो उसको पेट नहीं भर जाएगा, तो कितना खाएगा? 10, 15, 20, 50 कितना खाएगा अपने जीवन काल में? आप कल्पना करो। मान लीजिए कि अगर वह 10 खाता है और 5 पार्टिकल्स एक ग्रास हॉपर में डीडीटी का था, 10 खाया, तो फ्रॉग में कितना हो जाएगा? 10, 25, 50 पार्टिकल्स हो जाएगा। और फ्रॉग को खा गया स्नेक। स्नेक ऐसा ही 10 मेढक को खा लिया, तो स्नेक अगर 10 को खा लिया तो इसमें 500 पार्टिकल हो गया। किसका? डीडीटी का। स्नेक को खा गया हॉक। कितना स्नेक को खाया? 10 स्नेक को खाया, तो 5000 पार्टिकल्स इसमें डीडीटी का एकोमुलेट हो गया। एकोमुलेट मैंने क्या होता है? जमा होना, संघनित होना। तो देखिए कि डीडीटी का जो पार्टिकल्स है वह नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वह नष्ट नहीं होता और वह दूसरे जीवों में जमा होते चला जाता है। यानी कि डीडीटी का छिड़काव प्लांट पर किया गया था और मात्र 5 पार्टिकल्स चला गया ग्रास हॉपर में, लेकिन आप देखिए कि ग्रास हॉपर में 5 पार्टिकल्स गया जो फर्स्ट कंज्यूमर था, और यहां से जो हॉक में गया इसके पास 5000 पार्टिकल्स डीडीटी का चला गया। और डीडीटी एक केमिकल से है, जहरीला केमिकल से, जो हॉक के शरीर में अपना जगह बना रहा है। तो कल्पना कीजिए आप भी बहुत सारे ऐसे सब्जियां खाते होंगे जो सब्जियां जिनके ऊपर पेस्टिसाइड का छिड़काव किया गया होगा, और उस पेस्टिसाइड का एकोमुलेशन आपके शरीर में होते जा रहा है। जितना ही खाते जाओगे उसका प्लांट्स जितने ही पेस्टिसाइड्स वाला खाते जाओगे, आपके शरीर में उन पेस्टिसाइड्स का एकोमुलेशन, हार्मफुल सब्सटेंसेस का एकोमुलेशन होता चला जाएगा, और वह केमिकल सब्सटेंस आपके शरीर को किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचाएगा। आपको कैंसर करा देगा, आपके बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स को वह इफेक्टिव कर सकता है, डिफेक्ट कर देगा उसको। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज हैं उनका फूड चेन में ट्रांसफर होते चला जाता है एक से दूसरा में, और वह नॉन बायोडिग्रेडेबल है इसलिए वह एकोमुलेट होते चला जाता है, जमा होते चला जाता है, और अंततः वह टॉप कंज्यूमर में बड़े पैमाने पर जमा हो जाता है, और टॉप कंज्यूमर को इससे मौत होती है। यह भी एक कारण है कि टॉक्सिक सब्सटेंसेज का एकोमुलेशन टॉप कंज्यूमर में ज्यादा हो रहा है, इसलिए टॉप कंज्यूमर की संख्या कम होते चली जाती है। लायन की संख्या कम हो रही है, हॉक की संख्या कम है, मोर की संख्या कम है, पिकॉक को भी टॉप कंज्यूमर में रखा जाता है, उसकी संख्या कम है। तो यह आप देख लिए कि यह एकोमुलेशन कैसे होता है,
कैसे होता है एक्युमुलेशन टॉक्सिक सबस्टांसेज का, जहरीले पदार्थों का। अब है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर है क्या, डिप्लेशन क्या है? तो आपको मैं बता दूं कि यह पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर क्या है, सन है। सन से ऊर्जा हम लोग को मिल रही है और यह इनसे जो निकल रहा है एनर्जी, वह रेडियो एक्टिव रेज जो निकलता है, अल्ट्रावायलेट, रेडियो एक्टिव सॉरी नहीं अल्ट्रावायलेट, मतलब 7 किरणों के अलावा कुछ ऐसे किरण हैं जो अल्ट्रावायलेट, और ये जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं इसमें बहुत हीट रहता है ना, एक्सेसिव हीट रहता है, और एक्सेसिव हीट के कारण पृथ्वी पर के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है O2, O2 गैस को क्या करता है कि यह तोड़ देता है। तो O2 को तोड़ता है तो O प्लस O 2 एटम बन जाते हैं, O प्लस O 2 एटम बन जाते हैं, और फिर इसी हीट के कारण रिएक्शंस भी होता है। पहले तो O2 टूट गया 2 भागों में, 2 पार्टिकल्स एटम हो गया, यह मॉलिक्यूल था ऑक्सीजन का, और टूट करके 2 पार्टिकल्स हो गया ऑक्सीजन का एटम, और पुनः ये आगे चल के एक O2 से कंबाइंड करता है, और कंबाइंड करने के बाद O3 का निर्माण करता है। इसी को हम लोग ओजोन कहते हैं। यह ओजोन लेयर है। तो यह जो ओजोन है O3 हो गया, यह ऊपर है, हम लोग के क्षोभ मंडल से ऊपर है यह ओजोन लेयर, यह O3 का लेयर है ऊपर। तो अल्ट्रावायलेट रे जितने आते हैं वो क्या करते हैं कि ओजोन लेयर में ही समाप्त हो जाते हैं। ऊपर से सूर्य से आया और ओजोन लेयर में ही ये समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो नीचे नहीं पहुंच पाते। इतना हैवी हीट अल्ट्रावायलेट यूवी रेज हम इसको कहते हैं, यूवी रे पृथ्वी पर नहीं आता, अल्ट्रावायलेट रे पृथ्वी पर नहीं आ पाता। आ जाए, अगर आ जाए तो क्या होगा, स्किन पर अगर पड़ेगा तो स्किन कैंसर कर देगा, यह स्किन कैंसर कर सकता है। और क्या कर सकता है, इसकी तीव्रता इतना तेज होती है कि आंख में एक बीमारी होता है कैटरेक्ट की, मोतियाबिंद, आंख में मोतियाबिंद हो सकता है, कैटरेक्ट हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा। और क्या है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनके बच्चों पर एक घातक बीमारी डाल देता है, जिससे दिव्यांग बच्चे पैदा ले लेते हैं। बच्चों का शरीर का विकास जो है, जो फैट्स होते हैं जो पेट के अंदर हैं, उनमें क्या हो जाता है कि उनके अपंग होने की समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर पहुंचे? एकदम ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि नहीं, अल्ट्रावायलेट पृथ्वी पर नहीं आना चाहिए। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ह्यूमन की बैड एक्टिविटी के कारण यह ओजोन लेयर टूट रहा है, डिप्लेशन हो रहा है इसका, और एक समय आएगा कि ओजोन लेयर समाप्त हो जाएगा और पृथ्वी पर सन से यूवी रेज डायरेक्टली पहुंच जाएगा। और ऐसे समय
एक समय आएगा जब पूरा पृथ्वी के जीव जंतु समाप्त हो जाएंगे यूवी रे के कारण। अच्छा, तो अब आगे हम बताते हैं कि ये ह्यूमन की कौन सी एक्टिविटी है जिससे ओजोन लेयर का समापन हो रहा है। ओजोन लेयर का समापन है, हम ज्यादा फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, एसी का इस्तेमाल करते हैं, और इस फ्रिज और एसी में एक गैस है, सीएफसी गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यही कार्बन ओजोन लेयर को डिप्लेट करता है। तो हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रकृति को अनबैलेंस ना करें। प्रकृति में आप एसी का क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसलिए कि गर्मी ज्यादा बढ़ गई है। आप अगर जंगल में जाओ, पेड़ पौधे लगाओ तो मुझे विश्वास है कि वहां ठंडा ठंडा रहेगी, ज्यादा गर्मी, ज्यादा हीट पृथ्वी नहीं हो पाएगा। और इस तरह से अगर पेड़ पौधे ज्यादा रहेंगे तो एसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और एसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो सीएफसी गैस बाहर नहीं निकलेंगे, और सीएफसी गैस बाहर नहीं निकलेंगे तो ओजोन लेयर का डिप्लेशन नहीं होगा। कुछ समय 1989-80 के आसपास की बात है, 79-80 की बात है, 89 नहीं 79-80, यानी कि 79-80 के आसपास में, 1979-1980 के आसपास में पूरे वर्ल्ड ने यह प्रयास किया था कि जिस देश में सीएफसी का ज्यादा उपयोग किया जा रहा है तो उन पर दबाव बनाया जाए और पूरा देश मिल करके ओजोन लेयर के डिप्लेशन से बचाने का प्रयास किया जाए। पृथ्वी पर अंटार्कटिका महाद्वीप पर देखा गया था कि ओजोन लेयर डिप्लेट कर गया था और कुछ यूवी रेज वहां पहुंच रहा था, जिसे भरने का वैज्ञानिक प्रयास किया, और अभी सीएफसी वहां सीएफसी का प्रभाव न के बराबर है और वह क्षेत्र थोड़ा छोटा हो गया है, यूवी रेज वहां न के बराबर पहुंच रहा है। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए कि ओजोन लेयर बचा रहे और हम लोग इससे बचते रहे। अब एक आगे चीज है, एक और टॉपिक है कि हम बहुत सारे कूड़ा कचरा की उत्पत्ति करती है, तो उसका मैनेज कैसे करेंगे? कूड़ा कचरा, मैनेज ऑफ गार्बेज, कूड़ा कचरा का निस्तारण कैसे करेंगे? कूड़ा कचरा का निस्तारण कैसे करेंगे अभी मैं बता रहा हूं कि हम कूड़ा कचरा का निस्तारण कर सकेंगे। मैनेज द गार्बेज वी प्रोड्यूस, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, हम जो उत्पन्न करते हैं कूड़ा कचरा उसका निस्तारण कैसे करेंगे? हम जो उत्पन्न करते हैं कूड़ा कचरा उसका निस्तारण कैसे करते हैं? तो पहला सिस्टम्स कहा गया है कि 3R है, ये 3R का इस्तेमाल कीजिए। 3R क्या है? फर्स्ट R की अगर बात करें तो रिड्यूस है, किसी भी पदार्थ का उपयोग कम से कम किया कीजिए, जितना आवश्यकता है उतना ही आवश्यकता कीजिए, तो उसको हम लोग कहते हैं रिड्यूस। उपयोग कम करना, कम से कम उपयोग करके अपने जीवन यापन करना, तो रिड्यूस अगर कर दीजिएगा तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अभी एक बहुत बड़ी समस्या है, वन टाइम यूज पॉलीथीन, एक बार यूज करते हैं पॉलीथीन का, वह एक समस्या है और यह बहुत बड़ा कूड़ा सबके घरों से निकल रहा है। हम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं? मैनेज पहला कर सकते हैं कि हम पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें। आप अगर अपने घर से थैला लेके बाजार जाते होंगे तो ऐसी परिस्थितियों में अगर आप घर से थैला लेके जाओगे तो पॉलीथीन का यूज कम होगा, रिड्यूस कर देंगे। अगर थैला लेके नहीं गए,
मान लीजिए पॉलिथीन हम ले करके आ गए, वहां से पॉलिथीन में सामान मिला और ले करके आ गए, तो दूसरा आर में हम क्या करेंगे, रीयूज कर देंगे, फिर उस पॉलिथीन का दोबारा यूज करेंगे। या घर में ला करके उस पॉलिथीन को सामान निकाल करके उसको बढ़िया से सरिया देंगे और जमा करके फिर से उस वेंडर के पास, सब्जी विक्रेता के पास जाकर के दे देंगे कि आप पुनः इस थैला में आप सब्जी बेचो। अगर ऐसी प्रक्रिया होने लगेगी तो निश्चित तौर पर पॉलिथीन का यूज कम हो जाएगा और पॉलिथीन बाजार में बार बार रीयूज होते रहेगा। परिणाम स्वरूप नए प्रकार के पॉलिथीन की आवश्यकता कम पड़ जाएगी। तीसरा मेथड से है कि अगर हम रिड्यूस कर दिए, रीयूज किए, लेकिन इसके बावजूद ही पॉलिथीन अगर बढ़ते जा रहा है तो हम क्या करेंगे, चौथा प्रक्रिया है रिसाइकल। ऐसा कुछ ढूंढना है तरीका कि हम पॉलिथीन को रिसाइकल कैसे करें। यानी कि पॉलिथीन वन टाइम यूज है, तो उसको ऐसा क्या करेंगे कि उसका हम रीयूज या दोबारा यूज कर सकते हैं दूसरे तरीके से। पहले तरीके में पॉलिथीन का इस्तेमाल किया और दूसरे तरीके में उसको क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, यह हमको देखना है कि हम उसका रिसाइकल कर देंगे। अगर ये तीन काम करेंगे तो निश्चित तौर पर पॉलिथीन का यूज कम हो जाएगा। तो ये हमारा गार्बेज के मैनेजिंग का एक तरीका हम लोग के पास हो गया। एक चीज और है कि हमारे घर से और भी बहुत सारे कचरे मिलते हैं। क्या मिलते हैं? तो कुछ ऐसे कचरे मिलते हैं जो बायोडिग्रेडेबल है और कुछ ऐसे कचरे मिलते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जैसे जो कचरे मिले हमको ना बायोडिग्रेडेबल, जैसे सब्जियों के अवशेष, फलों के अवशेष, ये सब जो हमारे घर में बच जाते हैं उनको हम कंपोस्ट बना सकते हैं, उनको हम खाद बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जैसे कुर्सी टूट गई, प्लास्टिक की थी, हमारे यहाँ से कुछ ऐसे स्क्रैप लोहे मिले, एल्युमिनियम मिले, एल्युमिनियम के बर्तन, इनको हम रिप्लेस कर देंगे बाजार में। तो दोनों को छांट लेंगे, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल को क्या कर देंगे, कंपोस्ट बना लेंगे, और नॉन बायोडिग्रेडेबल को क्या करेंगे, उनको हम बाजार में सेल कर देंगे, कबाड़ी में सेल कर देंगे और उसके बदले पैसे ले लेंगे। घर में जो सब्जियां हैं, सब्जियों का जो टुकड़ा मिलता है अवशेष, आप छोटे तौर पर कैसे बनाइएगा उसको, कंपोस्ट उसको कैसे बनाइएगा। तो घर में आपको बहुत सारे गमले हैं, घर में आप बहुत सारे गमले की व्यवस्था कीजिए। बहुत सारा गमला नहीं, कम से कम 10 गमला की व्यवस्था कीजिए। आप 10 गमला की व्यवस्था कीजिए और इस 10 गमला में क्या कीजिए कि आपके पास जो सब्जी के अवशेष मिले, उस सब्जी के अवशेष, छिलका हुआ फलों का अवशेष, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके इन सारे गमला में थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। फिर उसके बाद एक लेयर मिट्टी का डाल देंगे, इसमें मिट्टी का एक लेयर डाल देंगे। फिर दूसरे दिन सब्जी का फिर टुकड़ा मिला, इसके ऊपर छोटे छोटे काट के सब्जी का लेयर डाल देंगे, सब्जी का लेयर डाल दिए, फिर इस पर मिट्टी का एक लेयर डाल देंगे। और ऐसे ही हम करते जाएंगे और हमारा यह गमला भर जाएगा और सबसे ऊपर मिट्टी का लेयर डाल करके छोड़ देंगे। कुछ दिनों के बाद, लगभग 1 माह के बाद, ये सारे के सारे बायो फर्टिलाइजर्स बन जाएंगे, एक जैविक खाद बन जाएंगे। और इसमें आप गुलाब का पौधा या आपको जो पसंद है, जिसको हम लोग गार्डन प्लांट्स कहते हैं, उसको लगा दीजिए। और ये सारे के सारे कचरे
ये सारे के सारे जो कचरे थे हमारे सब्जी के, बायोडिग्रेडेबल कचरे निकले थे, इनका यूज कर लिए और आपका गुलाब का फूल खिलने लगा, पौधों में गुलाब का फूल खिलने लगा, आपकी घर की शोभा बढ़ाने लगा। तो ये एक तरीका हुआ कि हम कचरा का मैनेज भी कर लिए और हमारा शो प्लांट का भी विकास हो गया, निकलने लगा, उसमें अच्छे अच्छे फूल लगने लगे और आपका बगीचा, आपका घर सुंदर हो गया। तो इस तरह से हम कचरा का मैनेजिंग कर लिए। अब इसके बाद है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल को हम क्या किए, सेल कर दिए। टूटी हुई कुर्सियों को, बचे हुए स्क्रैप लोहों को हम बाजार में सेल कर देते हैं और उनके बदले हम रिप्लेस करके दूसरा सामान भी ले आते हैं। तो इस तरह से हम लोग कूड़ों का निस्तारण कर सकते हैं। एक और चीज है कि हम, ये तो हो गया कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को कंपोस्ट बनाएंगे कुछ को, और कुछ को नॉन बायोडिग्रेडेबल को सेल कर देंगे। कूड़ा को का और प्रक्रिया है कि कूड़ा को और निस्तारण कैसे करेंगे। तो कुछ आप जानते हैं पृथ्वी कैसा है, अप्स एंड डाउन से है। तो पृथ्वी जो अप्स एंड डाउन से है, तो जहां जहां डाउन से है, हैवी गड्ढे हैं, उन गड्ढों में हम उस कूड़ों को भर सकते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं लैंडफिल ना, लैंड फिलिंग भी करेंगे। और इस तरह से हम लोग आजकल शहरों में, आप जानते हो बाबू कि शहरों में एक पहला तरीका, ये तरीका तो बहुत कम यूज हो रहा है, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल का भी कम यूज हो रहा है, लेकिन ये लैंड फिलिंग वाला काम हो रहा है। और यह नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम इस कार्य में लगे हुए हैं कि शहर की सफाई से जो निकला कूड़ा कचरा उसको कहीं डंप कर दिया और गड्ढा में डाल दिया, लैंडफिल कर दिया। लेकिन हम मानव सुधरने वाले नहीं हैं। हम लोग कचरा को नाली में डाल देते हैं, नाली जाम हो जाती है, पानी का उसमें निस्तारण नहीं होता है और पुनः हम ही को परेशानी होती है। तो हम लोग को तो चाहिए कि हम लोग 3R का इस्तेमाल करें। हम लोग को चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल कचरा को कंपोस्ट बनाने का प्रयास करें और इस तरह से हम कचरा का निस्तारण कर सकते हैं। एक है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये भी क्या करता है, कचरा का निस्तारण करता है। अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है, एक ऐसी व्यवस्था जो नाली के गंदे पानी को फ्रेश बना देता है। जैसे एक शहर से नाला निकला और ये नाला बहुत गंदी था। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि कई व्यवस्थाओं से होकर के गुजारते हैं। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो पानी है इन गड्ढों से होकर गुजरेगा। तो फर्स्ट स्तर पर आता है यहाँ जाली लगाया हुआ, पानी में बहते हुए कचड़ों को पहले छान लेता है। अब जो बचा उसमें सोलुबल मटेरियल और इनसोलुबल मटेरियल जो है, इनसोलुबल मटेरियल इस गड्ढा में जाली से पार होकर गिर जाते हैं, कुछ बचा हुआ इस गड्ढा में गिर जाते हैं। और इस तरह से यहाँ जब पानी पहुँचता है तो पार्टिकल लेस रहता है और तैरती हुई फ्लोटिंग पार्टिकल इसमें नहीं रहता, पानी लगभग साफ हो गया। अब इस पानी में हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर दिए, क्लोरिनाइज कर दिए इसमें, तो बैक्टीरिया भी इसमें खत्म हो जाते हैं। और तब इस पानी को हम लोग बहती हुई नदियों में छोड़ते हैं। यानी कि इस सारी व्यवस्था जब हम शहर से निकलने वाला जो नाला है, इस नाला में अगर ऐसी व्यवस्था कर देते हैं तो पानी साफ हो जाता है और फिर नदी में इसको
छोड़ दिया जाता है। तो यह प्रक्रिया है, इसको हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। तो मैं समझता हूं आपको आज गार्बेज की मैनेजिंग हम कैसे करते हैं, ऊर्जा का ट्रांसफर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर लेवल तक कैसे जाता है, टॉक्सिक मटेरियल का एक्यूमुलेशन प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक कैसे होता है, समझ गए होंगे। तो इसके लिए धन्यवाद। शेष मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।